Hello students, today we are going to cover topic relative atomic mass, relative molecular mass। आज की हमारी टॉपिक डिसाइड हो चुकी है और आज की टॉपिक हमारी है रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिकुलर मास। दोनों टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्लास 9th में। इसका बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं दिया है, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर दिया है कि आपको बताया जा सके इसको कि रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या और इसका यूज हम कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसका डेफिनेशन देख लेते हैं, बाद में इसमें फोकस करेंगे कि ये डेफिनेशन कैसे बनाई गई, क्या क्या टर्म सेलेक्ट किए गए और बना दिया गया रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स किया था कि सर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाइएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आज इसकी सारी प्रॉब्लम हम लोग यहीं पे ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सर रिलेटिव एटॉमिक मास, वो आपको लग रहा है सर मिटा क्यों दिया, क्योंकि बोर्ड छोटा है, एक बार में एक ही टॉपिक पढ़ पाओगे। तो पहले पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, फिर इसके बाद पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट रहेगा रिलेटिव मॉलिकुलर मास। सो रिलेटिव एटॉमिक मास, पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। सो रिलेटिव एटॉमिक मास मीन्स द number of times mass of an element is heavier 1/12th mass of कार्बन में C12 आइसोटोप लिया था, कार्बन C12 एटम। क्लियर तो हो गई डेफिनेशन। अभी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा होगा कि डेफिनेशन देख लिया। नंबर ऑफ टाइम्स मास ऑफ एलिमेंट्स, मतलब किसी भी एलिमेंट्स का मास है वह 1/12। क्लियर, तो जितना टाइम हेवियर्स होगा वही उसका क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास। इसका एक फार्मूला भी बुक में क्लियर लिखा हुआ है। रिलेटिव एटॉमिक मास is equal to mass of an element upon 1/12th mass of carbon atom, the we can see 12 atom। ठीक है बच्चों, अब जिसको सिर्फ बुक का यही थ्योरी रटना हो उनके लिए रिलेटिव एटॉमिक मास खत्म हो गया, वो यहीं से वीडियो बंद कर जा सकते हैं। और जिनको कि ये क्यों आया, क्यों यहाँ पे कार्बन एटम ही दिख रहा है, और भी तो एलिमेंट थे, हम उनसे भी कंपेयर कर सकते थे, क्यों कार्बन से कंपेयर किया, ठीक है। या जिसके माइंड में ख्याल आ रहा होगा नहीं रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे बना, कैसे निकाला गया, एटम तो बड़ा छोटा सा पार्टिकल है, उसका मास कैसे निकाल लिया गया, तो वो वीडियो में बने रहे। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका थ्योरी पोर्शन। थ्योरी पोर्शन में इसको आप लिख लीजिए क्योंकि अच्छी सी डेफिनेशन है। द नंबर ऑफ टाइम्स मास ऑफ एन एलिमेंट्स इज हेवियर 1/12th मास ऑफ कार्बन 12 एटम इज नोन एज रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ एन एलिमेंट्स अपॉन 1/12th मास ऑफ कार्बन एटम। अब बच्चों बात करते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास था, तो रिलेटिव एटॉमिक मास में कैसे कैसे ये फार्मूला आया और कैसे ये डेफिनेशन बन गई। तो उसके लिए चलते हैं कुछ टर्म के आगे, टर्म से। तो टर्म्स पे जब आते बच्चों तो बात हो रही है किसकी, एटॉमिक मास की। और एटॉमिक मास को डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं एटम की। अब जॉन डाल्टन का कंट्रीब्यूशन याद कीजिए आप लोग। जॉन डाल्टन ने बोला, जॉन डाल्टन ने फर्स्ट टाइम कौन सा वर्ड यूज किया, एटम। और जब इन्होंने एटम वर्ड यूज किया तो उन्होंने एक एटम के लिए एक वर्ड यूज कर दिया था, टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स। अब टाइनी पार्टिकल्स का मतलब ये
कि एटम इतने स्मॉल हैं कि उनको आप नेक्ड आई से देख ही नहीं सकते। यू आर नॉट एबल टू सी विथ नेक्ड आई। क्लियर? सो अब जो नेक्ड आई से दिख ही नहीं रहा है उसको आपको क्या करना है, उसका मास निकालना है। तो आप बोलोगे सर ये तो बड़ा असंभव है कि जो दिख ही नहीं रहा उसका कैसे मास निकालेंगे। तो हर असंभव को संभव करते हैं किसमें, केमिस्ट्री में। ठीक है, क्यों? अगर ये संभव नहीं होगा तो बेचारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन मारा जाएगा। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर आप लोग एटम का मास नहीं निकाल पाओगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जिंदा रखने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, हार्डवर्क किया होगा, तभी तो एटम का मास निकाल पाए होंगे। क्लियर? अब जिसको डाउट हो सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यहाँ पे क्या लेना देना है, तो यहाँ पे लेना देना है, क्योंकि जब भी आप एटम की डेफिनेशन पढ़ते हो तो क्या बोलते हो, एटम डू नॉट एग्जिस्ट इन फ्री फॉर्म, एटम does not exist in free form, but it can participate in chemical reaction। तो बच्चों जब एटम पार्टिसिपेट करेगा और केमिकल रिएक्शन बनाएगा तो आप क्या चाहोगे कि हमको बैलेंस इक्वेशन मिले, अच्छा खासा इक्वेशन मिले। तो बैलेंस इक्वेशन के लिए किसकी नीड है, कंजर्वेशन ऑफ मास की। क्यों? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि LHS में जितना मास हो वो किस में आ जाए, RHS में। मतलब रिएक्टेंट्स ऑलवेज शो सेम मास विच इज सिमिलर टू प्रोडक्ट। क्लियर? रिएक्टेंट का मास हमेशा किसके इक्वल हो, प्रोडक्ट्स के। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो ऐसी कंडीशंस में अब इस टाइनी पार्टिकल्स का हमको वेट निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो साइंटिस्टों के सामने ये बड़ा चैलेंज था। अब उन लोगों ने कैसे एटम का वेट निकाला, तो इसको भी देखते हैं। थ्योरी से बच्चों आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक है थोड़ा सा टेढ़ा, थोड़ा सा थ्योरी के थ्रू इसको पढ़ोगे तो भूलोगे नहीं, थ्योरेटिकल नहीं पढ़ोगे तो थोड़ा सा भूलने का भी चांस रहेगा। तो बच्चों प्रॉब्लम ये हो गई कि एटम जो था वो टाइनी पार्टिकल्स था और उसको नेक्ड आई से देखा नहीं जा सकता, तो उसको हमको क्या करना था, वेट करना था। तो अब बताओ बच्चों कि वेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, तो वेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। जैसे हमारे पास केजी एक यूनिट है, हमने बोल दिया 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम के। अब कोई पूछे अगर जो कि 2000 ग्राम कितने केजी के इक्वल होगा, तो सिंपल है, क्या करोगे 1000 से डिवाइड कर दोगे और क्या बोल दोगे 2 kg से। ये वर्क कितना इजी क्यों हो गया, इतना आसान क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है क्या, यूनिट पता है ना आपको। तो साइंटिस्टों ने भी ये सोचा कि अगर एटम का मास निकालने के लिए कोई यूनिट मिल जाए तो उससे एटम का जो मास होगा वो बहुत इजीली फाइंड आउट कर लिया जाएगा। तो इन लोगों ने वर्क करना शुरू किया किस पे, यूनिट पे। तो किसके लिए किया, एटॉमिक मास के लिए। तो पहले देख लेते हैं एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास, इसको साथ साथ बच्चों आप लोग चाहो तो छोटा सा नोट्स बना दे चलो, ताकि बाद में सब कुछ पढ़ने के बाद एक बार रिवाइज कर लो। तो एटॉमिक मास मीन्स मास ऑफ या वेट ऑफ एन एटम, ठीक है, या मास ऑफ एन एटम। ठीक, तो आप बोलोगे सर पता है कि वेट ऑफ एन एटम है, मास ऑफ एन एटम है, लेकिन सर इसका यूनिट नहीं बताएंगे तो कब तक, तो बिना यूनिट के हम कैसे निकाल पाएंगे। तो अब क्या होगा, अब यूनिट बनानी पड़ेगी। तो यूनिट बनाने के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया, एलिमेंट्स का सिलेक्शन शुरू किया। यहाँ पे क्या हुआ, सिलेक्शन शुरू हुआ। कैसे, जैसे मान लो क्लास में मैं ही हूँ, कोई अच्छा काम करना हो तो जो अच्छा बच्चा होता है उसी को तो सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे भी अब चूंकि किसी को यूनिट बनाना है और उसी यूनिट से सारे एलिमेंट्स का फ्यूचर डिसाइड होगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब एलिमेंट्स का सिलेक्शन होगा। तो बच्चों टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, 9th की क्लास है, 11th की क्लास होती तो बहुत डीप में जाते। सो
सिलेक्शन के टाइम में क्या हुआ, सबसे पहले सेलेक्ट किया गया हाइड्रोजन एलिमेंट्स को एज ए यूनिट, बाद में सेलेक्ट किया गया ऑक्सीजन को। बट इन दोनों से जब एलिमेंट्स की यूनिट बनाने लगे हम बनाने लगे, ठीक है, मतलब या निकाला जाने लगा, तो उसमें जो एक्यूरेसी थी वो बहुत डिसमैच कर रही थी कि मतलब होना चाहिए कुछ आ रहा था कुछ। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों को डिस्कार्ड कर दिया गया। अब डिस्कार्ड कर दिया गया तो सर चुना किसे गया, तो चुना गया इन 1961 में कार्बन का एक आइसोटोप था, उसको बोलते थे कार्बन 12। अब आइसोटोप सब लोगों ने पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, सेम हो, और एटॉमिक मास क्या हो, डिफरेंट हो, वही क्या होता है, आइसोटोप्स। सो साइंटिस्टों की सर्च अब यहाँ थोड़ी सी पूरी हुई और इन लोगों ने सिलेक्शन में सेलेक्ट कर लिया कार्बन को। कार्बन को नहीं, मतलब कार्बन के आइसोटोप्स, जो कौन सा था, C12। लेकिन अब आप बोलोगे सर C12 को ही क्यों सेलेक्ट किया, कार्बन के पास तो और भी आइसोटोप्स होते हैं, C13 भी था, C14, इनको क्यों नहीं सेलेक्ट कर लिया। तो इसका आंसर ये है बच्चों कि कुछ बुक तो लिखती है कि जब कार्बन 12 को सेलेक्ट किया गया तब इन दोनों की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक। और कुछ बुक ये लिखती है कि जो कार्बन का परसेंटेज होता है, कार्बन 12 का परसेंटेज होता है कार्बन में, वो कितना, वो होता है 98%। तो जिसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा है 98%, तो ये 1%, ये 2% लेके क्या करेंगे, तो जाहिर सी बात है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है और ये ज़्यादा अमाउंट में इसमें प्रेजेंट है, तो ज़्यादा रोल किसका होगा, कार्बन 12 का। तो इसीलिए C13 और C14 को डिस्कार्ड कर दिया गया, डिस्कार्डेड हो गया यहाँ से। अब कार्बन 12 के सिलेक्शन के बाद बाकी जो एलिमेंट्स बचे वो बोले अरे इसको सेलेक्ट कर लिया, मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। तो उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया कि नहीं, कार्बन 12 को आपने क्यों सेलेक्ट किया, क्या खासियत है उसके अंदर, हमारे अंदर ऐसी खासियत क्या नहीं थी जो आपने हमको नहीं सेलेक्ट किया। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी थी इसका एबंडेंस। एबंडेंस का मतलब कि भाई कार्बन जो है, अगर कार्बन को ये काम थोड़ा बहुत ही नॉलेजफुल बंदा है तो वो कार्बन खोज लेगा, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड बहुत ज़्यादा है, मिलियंस में है, तो कार्बन को क्या करेगा, खोज लेगा। तो कार्बन 12 का जो एबंडेंस था वो बड़ा इजीली था, इसलिए इसको सेलेक्ट कर लिया गया। दूसरा, कार्बन 12 जो था वो क्या था, लीस्ट रिएक्टिव था, लीस्ट रिएक्टिव। तो लीस्ट रिएक्टिव की वजह से क्या था, जिसके साथ इसका कंपेयर किया जाता था ये इससे बहुत ज़्यादा मारपीट नहीं करता था। तो ऐसी कंडीशन में कार्बन 12 क्या था, एक परफेक्ट यूनिट बन के उभरा और बाद में इसी यूनिट्स को मिला के बना लिया गया एटॉमिक मास यूनिट। तो कार्बन का जो हम लोगों ने किसको एटॉमिक मास यूनिट बनाया, कार्बन 12 को, तो क्या लिख देंगे, 12 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा बताओ, अरे 12 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। बात समझ आ गई, 12 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू वेट ऑफ 1 कार्बन एटम। तो अब बताओ, अगर जो 1 एटॉमिक मास यूनिट निकालना हो तो क्या लगाओ, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 वेट ऑफ कार्बन एटम इंटू वेट ऑफ कार्बन एटम। अब समझ आ गया। तो बच्चों अब वेट ऑफ कार्बन एटम अगर हमको मिल जाए तो एक 1 AMU की जो वैल्यू होगी कार्बन की वो हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो हमारे जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने दिन रात मेहनत की और उन लोगों ने फाइंड आउट किया कि कार्बन का जो वेट होता है वो होता है 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। अभी इन लोगों ने कैसे खोजा, कौन सा मेथड लगाया, ये मुझसे मत पूछिए आप लोग, क्योंकि आप लोग पूछोगे तो शायद मैं बता भी ना पाऊँ, क्योंकि इसमें कौन कौन सी मशीन यूज हुई ये तो अच्छी बुक में हमको नहीं मिला। तो जिसको ज़्यादा जिज्ञासा हो कहाँ से मिला वो अपना गूगल पे जाके देखेगा, ठीक है। हालांकि इससे कहीं क्वेश्चन नहीं बनते कौन सी मशीन उन लोगों ने यूज़ किया, बस ये मास के बारे में पूछ सकता है कई बार। तो आपको क्या मिल गया, वेट ऑफ कार्बन वेट ऑफ कार्बन एटम मिल गया, तो वैल्यू यहाँ पे रख दो। तो 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू वेट ऑफ कार्बन एटम कितना था 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम।
जो कि फाइनली हमको मिला 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. इट इज द वैल्यू ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ कार्बन. इट इज द वैल्यू ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट इज कार्बन. तो क्या लिख सकते हैं, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. अब बच्चों समझ आ गया. तो 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम के. तो अब बच्चों क्या हो गया कि हमको क्या मिल गया, एटॉमिक मास यूनिट कितना मिल गया, 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. तो मान लो किसी अदर एलिमेंट्स का निकालना हो तो क्या करोगे, तो आप डेफिनेशन पे जाएंगे, क्या होता है नंबर ऑफ टाइम्स. तो नंबर ऑफ टाइम्स वहां पे किसके हो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24. अगर इसका कोई फार्मूला ट्राई करना हो तो फार्मूला भी इसका थोड़ा सा ड्राइव कर सकते हैं. कैसे, जैसे मान लो हमको निकालना हो एटॉमिक मास यूनिट. तो एटॉमिक मास यूनिट के लिए क्या चाहिए आपको, वेट जिसका निकालना हो, और उसको क्या करो डिवाइड कर दो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम से. ये हो गया आपका एटॉमिक मास यूनिट. ठीक है बच्चों. तो इसी एटॉमिक मास यूनिट से हम निकालते हैं एटम का मास. अब देखो, अब अगर एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू वेट अपान 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. तो मान लो किसी का अगर जो एक्चुअल वेट निकालना हो कि एक्चुअल वेट क्या है या एक्सपेरिमेंटल वेट क्या है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू AMU इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. अब मान लो एग्जाम्पल हो आपके पास कि आपको दिया हो हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जो है AMU वैल्यू कितना होता है, हाइड्रोजन की एटॉमिक मास यूनिट कितनी है, हमने ले लिया 1. तो अगर जो आपको निकालना हो कि हाइड्रोजन की एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एक्चुअल वेट निकालो, तो एक्चुअल वेट निकालने के लिए क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे, करोगे ना, 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का एक्चुअल वेट क्या हो जाएगा 1 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. अब आपको क्या मिल गया, W मिल गया. अब अगर जिसका एटॉमिक मास यूनिट निकालना हो तो क्या करोगे, एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम अपान 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम. ठीक है, इससे आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर तो हाइड्रोजन कितना मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा. तो बच्चों इस तरह से निकालते हैं आपका रिलेटिव एटॉमिक मास बाय द हेल्प ऑफ एटॉमिक मास यूनिट्स. क्लियर. तो जिनको जिनको समझ में आया वो लाइक कर देंगे, जिनको जिनको समझ में नहीं आया वो फिर से वीडियो वॉच करेंगे और हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे कि सर और कोई मेथड निकालिए, ये मेथड थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था. तो मेथड डिफ़िकल्ट नहीं था, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है. बस ऐसे सोचो कि एटम छोटा था, उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट लिया. यूनिट किसका ले लिया, कार्बन 12 का ले लिया. अब 12 कार्बन को क्या बना लिया, एटॉमिक मास यूनिट, जो कि इक्वल थी किसके, 1 कार्बन एटम के. अब जब 12 एटॉमिक मास यूनिट 1 कार्बन एटम के इक्वल है तो 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होगी, 1/12 इंटू कार्बन 12 के. कार्बन 12 का की वैल्यू निकाल ली गई कितनी, 1.99 इंटू 10⁻⁻23. बाद में उस वैल्यू को पुटअप कर दिया गया तो हमको क्या मिल गया, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू. तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻24. अब हम लोगों ने क्या किया, एटॉमिक मास यूनिट्स का एक फार्मूला ड्राइव कर लिया. अब इसी फार्मूला से हमको किसी का भी एटॉमिक मास यूनिट निकालना हो तो निकाल लेंगे. किस कैसे, इससे निकाल लेंगे एटॉमिक मास यूनिट और इससे क्या निकाल लेंगे, एक्चुअल वेट. तो ये दोनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. ये क्लास 11th क्या जब तक पढ़ोगे रिलेटिव एटॉमिक मास तब तक होगा. इन दोनों फार्मूला को कहीं पे लिख लो. ठीक है बच्चों. देखो क्लास 9 के बेस का तो मैंने जितना डेफिनेशन और फार्मूला बता दिया उतना सफिशियंट है. ठीक है, ये तो मैंने उन बच्चों को बोल दिया. जैसे केमिस्ट्री क्या है ना, धीरे धीरे अब शुरू के टॉपिक मैंने पढ़ाई आपको तो नॉर्मल पढ़ा दिया. अब धीरे धीरे यार आप लोग जब टॉपिक बढ़ती जाएगी तो डीप में थोड़ा पढ़ते जाओ. लॉकडाउन में क्या करोगे घर पे, ठीक है, तो डीप में थोड़ा पढ़ते जाओ. तो रिलेटिव एटॉमिक मास को यहीं पे ख़त्म करते हैं. तो समझ में आ गया ना बच्चों कि कार्बन को क्यों लिया गया, क्योंकि उसका विडनेस अच्छा होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है. ठीक है, 1/12 क्यों लिया गया, क्यों, क्योंकि 12 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल था 1 वेट ऑफ 1 कार्बन एटम के. तो 1 एटॉमिक मास यूनिट के लिए क्या लेना पड़ेगा, 1/12. तो
तो इसीलिए वहाँ पे डेफिनेशन जो हमने लिया था वो किसमें, उसमें क्या लिया है, 1/12। अब बात करते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास की। यहाँ पे कर देते हैं मॉलिक्यूलर मास। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का मतलब हो गया द नंबर ऑफ टाइम्स मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात होगी, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स इज हेवियर 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कार्बन 12 एटम। ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास में बात किसकी की थी, एटम की थी। यहाँ पे क्या आ गया, मॉलिक्यूल का। तो फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो RMM इज इक्वल टू, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है और उसका था RAM, इज इक्वल टू क्या था, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, या वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल अपॉन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। ठीक है बच्चों, इसमें बहुत ज़्यादा डीप पे नहीं जाते हैं क्योंकि इससे जो वर्क है आपका वो थोड़ा सा होता है। इसमें एक चीज़ बस ध्यान रख लो कि RMM इज इक्वल टू, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बस इसी पे आपको बेस करना। RMM इज इक्वल टू सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, कि मतलब जितने भी एलिमेंट्स दिए हों सबके एटॉमिक मास को ऐड कर दो, और ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज एग्जांपल लिया हमने, फाइंड आउट RMM ऑफ वाटर, RMM ऑफ वाटर, और यहाँ पे एटॉमिक मास वाटर का दे दिया 1, ऑक्सीजन का कितना दे दिया 16। तो क्या करोगे, वाटर का नंबर कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो लिख लेते हैं RMM इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का मास कितना, हाइड्रोजन कितना टाइम है, 2 टाइम है, मास कितना है 1, प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, कितने टाइम है 1 टाइम है, तो सीधे से ऐड कर दो कितना आ गया 18 यूनिफाइड मास। ठीक है, इस तरह निकालते हैं। और एग्जांपल दो, सपोज फाइंड आउट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर, सो कार्बन एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, कार्बन 12, ऑक्सीजन का कितना 16, वैल्यू पुटअप कर लो। अब यहाँ पे चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, हो जाएगा मास ऑफ कार्बन और क्या हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास ऑफ कार्बन कितना है 12 हो जाएगा क्योंकि 1 ही टाइम है कार्बन, ऑक्सीजन का कितना है 2 टाइम है, तो प्लस 2 इंटू वैल्यू कितनी है 16, कर लोगे 32 44 यूनिफाइड मास। ये यूनिफाइड मास है। ठीक है, ये सिंबल जो होता है ये होता है यूनिफाइड मास का। AMU को हम शॉर्ट फॉर्म AMU चाहे लिख लो आप, चाहे ऐसे एक सिंबल बना लो, इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। ये दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है बच्चों, तो रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट ओवर हो चुका है। क्लास 9 के सिलेबस में सिर्फ डेफिनेशन है बच्चों, मैंने आपको थोड़ा सा डीप में मैंने बता दिया। ट्राई कीजिएगा सीखने के लिए क्योंकि ये सब चीज़ें हेल्पफुल है और आगे भी इसका यूज है। और अभी से अगर जो डीप हिस्ट्री रहेगी तभी कोई कंपटीशन आप बीट कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे साथ अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो मेंटली प्रिपेयर रहो थोड़ा सा डीप में पढ़ने के लिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, एक चीज़ हो, तुम लोग ना तो लाइक करते हो यार, ना तो कोई कमेंट करते हो, ना कोई क्वेश्चन पुटअप करते हो। एकदम इस जीती जागती दुनिया में तुम ही लोग एक, हमको लगता है खामोश हो गया हो। खामोश क्या हो गया हो, घर पे सबकी शरारतें चालू होंगी, भाई बहन का मुंह नोचती होगी, बहन भाई की चोटी खींचता होगा, लेकिन पढ़ने के टाइम पे सब जीरो हो गए हैं। क्वेश्चन लिख लीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फाइंड आउट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3 COOH। ठीक है, कमेंट करके आंसर दीजिएगा। जिसका कमेंट फर्स्ट आएगा उसको हमारी तरफ से बढ़िया सा एक लाइक मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।